और 3-4 कवित्रियों की मौजूदा दौर में चर्चा होने लगी हिंदी के हवाले से, तो ये नाम मुझे लगता है कि वो 3-4 में कहीं न कहीं है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़ी बहन आदरणीय मधुरिमा सिंह, डॉक्टर मधुरिमा सिंह से माइक पर निमंत्रित नहीं करता, बल्कि उनकी हुजूर में ये माइक पेश करता हूँ। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल। आँख से ज़्यादा गले में कुछ आंसू अटके हैं, इसलिए समझ नहीं पा रही कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। मगर भाई की पहुँच रही थी तन साहब की, तो मेरी भी पहुँचेगी। मैं सबसे पहले इस धरती पे ये जितने श्रोता आज आप सारे लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ इन्हें। आयोजकों सैनिकों को प्रणाम तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन कोई भी आयोजन, कोई भी संयोजन तब तक सफल नहीं होता जब तक जनता का या आम व्यक्ति का पूरा सहयोग न मिले। और आप सबका आना ही इसकी सबसे बड़ी सार्थकता है। और इसी के लिए, इसके बगैर कोई भी आंदोलन, कोई भी संकल्प, कोई भी संयोजन संपन्न नहीं होता जब तक कि हमें आपका सहयोग न मिले। बाद में मैं आपका जो प्रशासन है, आपके जिलाधिकारी महोदय, मैं उनसे मिली हुई, बहुत ही साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं भाई। यहाँ के सीडीओ साहब अखिलेश जी और भी जितने अधिकारी मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तभी कुछ दिनों में ये बीच में रुक गई परंपरा प्रारंभ हुई, और आपके बहुत ही लोकप्रिय और हम लोग के बड़े आत्मीय हैं आपके सांसद महोदय भाई जगदम्बिका पाल जी, इस वक्त जो है यहाँ हैं। अब उनको सबको, जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो पत्रकार जो संघ है और जो बड़े जो पुराने पत्रकार हैं, मैं यहाँ पे मैं नाम ज़रूर लूँगी नज़ीर मलिक का भी। और एक आते ही नाम मैंने और भी लिया था, और मुझे आते ही पता चला कि भाई फिरोज़ नहीं रहे। मैंने आते ही कहा कि फिरोज़ कहाँ है, मलिक ने बताया कि वो तो नहीं रहे। तो मुझे बहुत दुख है, उनके परिवार को मैं यहाँ से अपनी हार्दिक संवेदनाएँ व्यक्त करती हूँ। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ से अच्छे करने वाले थे, रामशंकर मिश्र जैसे बहुत सारे लोग जो चले गए, उन्हें मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएँ व्यक्त करती हूँ। मुझे कविता पढ़नी है। मेरी कविता मेरे मंच पर बैठे जितने साथी हैं, उन्होंने हिंदी उर्दू में मुझे अच्छे से सुनाया। तन साहब ने मुझे कहा गया कि मुझे हिंदी कविता और गज़ल या उर्दू शायरी दोनों की तरफ से यहाँ पे अजीब जगह, मैं जब आई थी तब भी अजीब वाले थे। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, एक अजीब फ़कीर मिजाज कवि या शायर कहें आप, और आज मंच की अध्यक्षता एक फ़कीर शायर कर रहा है। बेकल उत्साही जैसा फ़कीर शायर हमारी सदर फरमा रहा है, हमारी अध्यक्षता कर रहा है। तो उनके सामने जो है हमें बहुत संयम रखना पड़ता है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए और इस मंच पे धोखे से कह दी गई। मैं क्षमा मांगती हूँ उस जुमले से। किसी तरह से मंच पे जुमला आया कि 4 बड़े रचनाकार जो इस मंच के थे वो आ गए हैं। ये बेकर साहब के सामने ये जुमला नहीं आना चाहिए था। इससे लगता है कि 4 बड़े आ गए हैं और बाकी सब छोटे बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगती हूँ जुमले के लिए, क्योंकि रचनाकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता। हम आपस में तय कर लेते हैं कि हमारा बड़ा भाई छोटा भाई कौन है। अगर रचनाकार जिसने भी कलम उठाई है वो कुछ ना कुछ करता है। बहरहाल में ये मेरा विषय नहीं है। मैं आपसे बताना चाहती थी कि 2 मिनट मैं मुझसे आज काफ़ी लोगों ने बातें की, कई पत्रकारों ने बातें की, कई तरह से बातें हुई। 2 मिनट इसलिए लेना चाहती थी कि जहाँ पर सत्ता के लोग मौजूद हों, प्रशासन के लोग मौजूद हों, जनता के लोग मौजूद हों, ऐसा सहयोग मिलता नहीं है। मैं आपकी तरफ से बात करी। मैंने ये क्यों संकल्प लिया था इस कार्यक्रम को करने का, ये कपिल उत्सव महोत्सव, सिर्फ इसे संक्षेप में बताकर वो बात रखना चाहती हूँ कि वो बात अभी तक पूरी नहीं हुई, और उस बात का होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि केवल कवि सम्मेलन, मुशायरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध के जीवन के 29 वर्ष, जहाँ वो जन्म, क्योंकि जन्म उनका लुम्बिनी में हो गया था। उनकी महाराज शुद्धोधन की पत्नी जा रही थी, रास्ते में वो बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत वापस लेकर आ गए। तो वो क्षण, वो स्थान तो कहलाया लैंड ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। और जब मैं यहाँ पर आई और मैंने क्षमा करिए, मैंने दर्शन शास्त्र में बहुत दर्शन पे ही शोध कार्य मतलब PhD की हुई थी अपनी। मुझे लगा कि मैं माटी के पन्नों पर
बहुत दर्शन का इतिहास पढ़ूँ। मुझे मौका मिला और इसमें बहुत सारे कार्य हुए। वो जहाँ पर ये स्थान शब्द कपिल वस्तु था ही नहीं, सब जगह गड़बड़िया बिगड़वा ऐसे शब्द आ रहे थे, और इतिहास में भी यहाँ तक कि माई रिसोर्स में भी। अभी जब मैं आई और जब मैंने मील के पत्थरों पर कपिल वस्तु देखा तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि कहीं कोई एक लड़ाई तो जीती गई, कम से कम कपिल वस्तु को कपिल वस्तु का नाम मिला। क्योंकि हम लोग जो थे उस वक्त भी कपिल वस्तु को नेपाल में कह रहे थे, और नेपाल वाले तिलोरा कोट उनका स्थान था, उसको वो कह रहे थे। और इतिहास मेरे कह देने से, आपके कह देने से कुछ नहीं होता। वो जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता, तो मेरे मन में आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। कपिल वस्तु महोत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें हम लोग जो थे। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई भी प्रेस वाला है, कोई भी व्यक्ति इसको अन्यथा न ले। पहली बार एक पत्नी को इस तरह से कहना पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मधुरमा सिंह कुछ भी नहीं है। मधुरमा सिंह ने जब भी जो भी किया, जिस भी जिले में किया, जहाँ भी किया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन साथी श्री जगन्नाथ सिंह जी, जैसे मुझे लगता है कि अभी भी उनके हिस्से का सम्मान उन्हें उतना नहीं मिला, लेकिन जब भी सोचा सबसे ज़्यादा उन्होंने सोचा काम करते हुए। उन्होंने हर जगह सहयोग पूरा दिया। हम लोग जो थे दूतावासों में जाके भटकते थे, राजदूतों से मिलते थे, सबसे चर्चाएं करते थे किस तरह से कार्य किया जाना है। और उस वाली जो पहला संकुल था उसमें भी 15 देशों की उपस्थिति हुई, और वहाँ उस वक्त श्री अटू गोडे राजदूत थे श्रीलंका के, वे उसके मुख्य अतिथि थे। और हमारा लक्ष्य था बुद्ध के दर्शन पे बात करना, बुद्ध के काल और समय पर बात करना। हमारा लक्ष्य था बुद्ध की प्रासंगिकता और विश्व जो हिंसा है, जो पूरे विश्व में इस वक्त हम एक ऐसे हिंसा, घृणा और आतंकवाद के ऐसे ज्वालामुखी पे बैठे हैं, पता नहीं चलता विश्व किस वक्त क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में बुद्ध की महाकरुणा और हिंसा, भारत उसका एक विशेष प्रतिनिधित्व कर सकता है। विश्व को विश्व शांति की बात बड़े बड़े स्तर से आप सोच रहे हैं अमेरिका से और ओबामा से, और यहाँ तक लोग विश्व शांति की बात कर रहे हैं, मगर विश्व शांति का पुरोधा सदैव से सिर्फ भारत था और हमेशा भारत ही रहेगा अगर वो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। तो ये लक्ष्य हमारे सामने था, और इन लक्ष्यों पे हम लोग दिन में सेमिनार और इस तरह से करते थे। बौद्ध भिक्षु और सब प्रवचन करते थे, बौद्ध संगीत होती थी संध्या के समय। क्योंकि इतिहास का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, इन चीज़ों को विकास के लिए ये किया गया है कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाए कि विश्व का ध्यान आकर्षित हो, यानी विश्व के पत्रकारिता, मीडिया, सारे लोग सब आकर्षित हों, सब आए और तब इसका विकास हो। मुझसे आज एक प्रश्न किया दूरदर्शन के पत्रकारों ने कि क्या लक्ष्य था आपका, आपने ये जो कार्यक्रम किया ये आपने किस लिए किया, और ये बताइए कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा नहीं, क्षमा करिएगा, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी। 23 साल बाद मेरा यहाँ आना हुआ है और मैं आपसे कविता से जोड़ते जोड़ते बात कर रही हूँ। कविता में मेरा मन था कि मैं आती आपके सामने अपने गीत की पंक्ति पढ़ूंगी कि बात भले ही सच हो कितनी, बात भले ही सच हो कितनी, लेकिन इसको माने कौन, पिछले जन्मों की बस्ती में अब मुझको पहचानेगा, पिछले जन्मों की बस्ती में अब मुझको पहचाने कौन। मगर जब मैं यहाँ आई और आपका प्यार मिला तो मुझे लगा कि मैंने यहाँ से नहीं शुरू करूँगी, मैं कहीं और से शुरू करूँगी। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, बहुत सच बताना चाहती हूँ कि निराश तो हूँ। 23 सालों में लड़खड़ाता हुआ कार्यक्रम तो कहीं ना कहीं पहुँचा है, मगर कपिल वस्तु कहीं बहुत पीछे छूट गया है। हमारे पास आयोजन है, संयोजन बहुत कुछ है, लेकिन कपिल वस्तु जहाँ है, क्षमा करिएगा, मैं आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और सबके सामने कह रही हूँ। मैं जगन्नाथ सिंह के संदर्भ में कह रही थी कि इन्होंने जहाँ भी जाके किया अद्भुत कार्य किया, चित्रकूट में भी इन्होंने अद्भुत किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपको इस प्रसन्नता का हिस्सेदार होना चाहिए। 2001 में श्री जगन्नाथ सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी का पुरस्कार दिया था, और ये उनकी उपलब्धियां बहुत नहीं, हालांकि उनका नाम बहुत काम आता है कि मैं साहित्य और उससे जुड़ी हुई चीज़ हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि बहुत से काम मिलजुल के करते हैं और होता आज मैं अपने जीवन की सारी उपलब्धियाँ, अपने जीवन की सारी सफलताएँ, सारे सम्मान सब मैं आप सबसे आज्ञा लेते हुए आज अपने पति के चरणों में रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वास्तव में वे ही सबके अधिकारी हैं। अब अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ
मुझसे जब बात हुई तो हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि उस वक्त बहुत सी घास उगाई थी और ये स्तूप सब बिल्कुल छुपे हुए थे। तो केंद्रीय जो जितने जो जैसे अभी भी इन्होंने क्या हुआ है, जो आपका जो पर्यटन जो इसको सब करते हैं, पुरातत्व इतिहास के जितने विभाग हैं उसमें कई चीज़ें संग्रहालय और भी चीज़ें आती हैं। तो पुरातत्व विभाग से हम लोगों ने इसकी सारी घास सफाई दोबारा इसके वो करा के एक तरह दोबारा इसका उत्खनन कराना पड़ा और उन औषधियों के लेप लगवाए जिससे कि इसका क्षरण ना हो, क्योंकि खुले में है, धूप पानी लग रहा है तो क्षरण होगा इसका। लेकिन मैंने भारत से जाकर सिर्फ एक बात की, वहाँ स्तर पे भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर पे ये बताइए कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसका शरीर, आपने मृत शरीर छोड़ दिया कपिलवस्तु का, आत्मा आपके पास है। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि मेरी धारणा थी कि एक बहुत पहले इसका उत्खनन चुपके से एक अंग्रेज जमींदार ने किया था, वो करीबन 1899 के आसपास की बात है। लेकिन 77 में इसका एक्सकेवेशन यानी उत्खनन किया कि श्री केम श्रीवास्तव साहब ने, और तब इसमें बुद्ध के अस्थि कलश प्राप्त हुए, कुछ राजमुद्राएं थी और राजदंड था। वो चीज़ जो है ले जाके केंद्रीय संग्रहालय में रख दी गई। अब मैंने ये प्रश्न उठाया कि वो संपत्ति केंद्रीय संग्रहालय की कैसे है? यहाँ से स्तूप से आपने बुद्ध की अस्थियाँ निकालनी है, आपने मृत शरीर छोड़ दिया। इस कपिलवस्तु की आत्मा केंद्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। आप ये अस्थियाँ, ये अस्थि कलश हमें लौटाएं और इसी स्तूप में उसकी पुनर्स्थापना करके उसको और बहुत सुंदर तरीके से बुलेट प्रूफ शीशों से ढका जा सकता है, एक प्रक्रिया करके तब इसका विकास करें। तो जब बौद्ध राष्ट्र होंगे उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अस्थियाँ हैं, तो यहाँ पर पर्यटन, यहाँ पर वो अधिक आएंगे। देखिए विश्व में 30-32 राष्ट्र बौद्ध हैं और हम ये भी नहीं कह रहे, मैंने तो ये भी कहा कि अगर सत्ता और प्रशासन और लोग इतिहास न समझे, वो संस्कृति न समझे, धर्म न समझे, दर्शन न समझे, तो कम से कम व्यापार और पर्यटन तो समझे कि इसमें पैसा भी आपको मिलने वाला। ये भी देखिए अगर यहाँ पे विकास होता है तो खैर वो मैं नहीं समझाना कि मैं चाह रही थी कि आप सोचिए कि आप किस जगह बैठे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने अस्थि कलश की बात की और इससे बड़ी चर्चाएँ हुई, नज़ीर मलिक जी को भी याद होगा कि अखबारों में बहुत बातें हुई और मैं दिल्ली तक इस बात को लेके गई और कुछ दूतावासों में संपर्क किया। तो आप आश्चर्य करेंगे कि जापान के राजदूत ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आप लोग अगर अस्थि कलश न संभाल पा रहे हो तो आप जापान को दे दीजिए, क्योंकि हम तो दुर्भाग्यशाली, हमारे यहाँ तो बुद्ध पैदा हुए और ना ही उनका निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो उनके बस पागल पुजारी, आप हमें दे दीजिए। अगर भारत हमें ये अस्थि कलश दे दे कपिलवस्तु का, तो कपिलवस्तु के स्तूप को हम वचन देते हैं कि जापान हीरों से भर देगा। आप आश्चर्य नहीं कि इतनी कीमती चीज़ें आपके पास और आपको उसका पता ही नहीं है, क्या हम उसके लिए सचेत नहीं हैं? तो मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय पाल साहब या और जो भी आपके प्रतिनिधि यहाँ से, माता प्रसाद पांडे जी भी उस समय बड़ा सहयोग करते थे। वाकई सब कहने की माई एकदम गला सुखा रहा है। तो माता प्रसाद पांडे जी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो अगर कहा जाए तो बहुत से कार्य होने शेष थे। मैंने एक परिकल्पना और भी रखी, देखिए आप मैत्री परियोजना भी गई है पाल साहब, कितने अच्छे तरीके से वहाँ का विकास कल्पना करिए। तो जब तक हमारे पास ऐसा कोई बृहद आकर्षण नहीं होगा, अब एक भूमिखंड पक्षवा करिए, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जो जनता की जानबूझ के कर रही हूँ ताकि इन बातों को मेरे साथ आपका बल मिले, अकेले कहने से काम न चले। उस समय में मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि जिधर ही आप गए होंगे जहाँ पे कपिलवस्तु, ये अब क्या है कि इस वक्त जब मैं आज गई हूँ तो मुझे उसमें देखने को मिला कि जो पुरातत्व विभाग है उसने एक परिसर बना के थोड़ा सा उसमें सौंदर्यीकरण किया है। लेकिन हमारी आपकी राज्य की सबकी भूमिकाएं क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक उस काल में भी 25 साल पहले पूरी 100 एकड़ जमीन एक्वायर अधिग्रहित की गई थी सरकार के द्वारा। हम पूछते जब आपके पास कोई परिकल्पना नहीं थी, आपके पास कोई सोच नहीं थी, तो आपने वो जमीन 25 साल तक रख के आप कर क्या रहे हैं उसका? ना वो किसान के काम आई है, ना वो आपके काम आई है, ना वो राष्ट्र के काम आई है। राष्ट्र की उत्पादकता गई, अगर उसमें अनाज होता तो हजारों कुंटल होता। किसान आज जमीन बेचता तो शायद उसका लाभ ज़्यादा। मैं बहुत बुरी बातें कह रही हूँ आज। किसान अगर ऐसे आपने आज ली होती है 25 साल बाद तो उसका कुछ लाभ होता, उससे तो हमने कब की जीत ली। हम किसान की क्या बात करेंगे? क्या हम ये बीच का अंतराल पैसा देने वाले हैं उसे? क्षमा करिएगा, मैं जो कुछ कह रही हूँ आपको समझना पड़ेगा। अगर विकास है, हम नाचेंगे, गाएंगे, खुश होंगे, कविता सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर हम कपिलवस्तु को भूल जाएंगे तो ऐसे महोत्सव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए
मैंने जब मुझसे उन्होंने पूछा मेरे पत्रकार बंधु ने कि आप बताएंगे इसका कारण क्या है, वो सोचे थे शायद लेकिन मैंने कहा नहीं, आसानी से हम राजनेताओं को उंगली उठा सकते हैं। राजनेता चुन गए, चले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, या प्रशासन सत्ता कुछ नहीं करती। मैंने कहा ये उंगलियाँ हम आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ कि सच्ची बात सिर्फ इतनी कि विकास के पीछे ये तो ठीक है कि लोकतंत्र के 3 आधार हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की बात करेंगे, न्यायपालिका इससे मुक्त है, ये अपने कार्य करेगी। हमने कहा कि ये अगर 4 खंभे हैं तो मैंने पत्रकार बंधु से कहा कि सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी है, चौथा खंभा तो आप है। डेमोक्रेसी का 4th कॉलम तो पत्रकारिता कहला रही है, मीडिया कहला रहा है। ये बात सही है कि विश्व में होने वाली बड़ी बड़ी क्रांतियाँ ऐसी हैं, बहुत सी बातें हैं जो पत्रकारों ने की हैं। तो अगर आपकी धरती का पत्रकार और मीडिया सजग है, आप उसके साथ भूमिका सबकी, आपके समाजसेवी, चिंतक, विचारक, शिक्षक, आपके यहाँ के किसान, आपके बच्चे, आपके विद्यार्थी, हर व्यक्ति को एक संपूर्ण सोच लगानी पड़ेगी। बाकी रहे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के लोग, उससे हम छीन के झीट के भी ले सकते हैं। हम उससे कुछ भी कह सकते हैं कि ठीक है नहीं करते, तुम्हारा काम नहीं बुलाते हम तुम्हें अगले बार, क्षमा करिए। मैं ये कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, आपको करना पड़ेगा, आप करिए, देखिए क्यों नहीं होता। अगर इतना विकास होगा इस स्थान का तो पर्यटन से रोजगार भी बढ़ेंगे, पर्यटन से जो ही बढ़ेगा। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उस समय में भी ये परियोजनाएं, आप क्षमा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चारों बौद्ध जो स्थल है प्रमुख, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु, वो उत्तर प्रदेश में। जापान ने एक योजना बनाई तो पैसा हमें नहीं लगाना था कि हम एक परियोजना माल परियोजना से जोड़ेंगे। वो परियोजना दद्दा बैठे हैं, बहराइच तक पहुँची, तो उसके बाद फिर वो उतनी खंजड़ हो गई, क्षमा करिए, जितना कि बस्ती से आप यहाँ सिद्धार्थ नगर तक पहुँच पा रहे, कपिलवस्तु तक आ रहे हैं। तो आप 25 सालों में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थान को, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को, जहाँ विदेशी पर्यटकों की आपको जरूरत है, आप सड़क तक नहीं दे पाए, कर क्या रहे हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपसे जो कुछ कह रही हूँ बहुत दिल से कह रही हूँ। तब बिजली गई थी वहाँ पर, और क्या था आज मैंने जब भी देखा अलीगढ़ को, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं किसी से भी कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि उन अस्थियों के वो अस्थि अवशेष इस स्थान को वापस मिले, ताकि इसकी आत्मा वापस आए, इसका संपूर्ण विकास हो। मैंने ये भी कल्पना की थी कि नालंदा और तक्षशिला की तरह यहाँ पर एक बौद्ध दर्शन विश्वविद्यालय हो। सुना है विश्वविद्यालय की कल्पना की जा रही है या परिकल्पना आई है। मैं चाहूँगी कि उसमें बौद्ध दर्शन शोध और विषयों को अंतर, क्योंकि अगर बौद्ध दर्शन विश्वविद्यालय का मतलब था कि सारे राष्ट्रों से लोग आते, जैसे लोग तक्षशिला नालंदा में आते थे और विद्यार्थी आते पढ़ते जाते, तो आपका भी एक अंतर क्रिया संपन्न, एक अंतर संबंध होता। और ये भी परिकल्पना की थी मैंने, तब भी कहा था कि आपने इतना लैंड अधिग्रहित किया हुआ है, विकास 2 साल में हो जाएगा। उस समय भी हो जाता, सारे जितने बौद्ध राष्ट्र तैयार थे, हम नहीं कहते 32 मगर 10-15 राष्ट्रों को अगर सिर्फ 1-1, 2-2 एकड़ भूखंड क्योंकि खरीद भी नहीं सकते उनका टाक्स, हम लोग कैसे खरीदें, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट से अधिग्रहित की गई है। तो हमने ठीक है, तो आप, हमने कहा आप या तो उन्हें भेज दें और या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने की दिशा में 1-1, 2-2 एकड़ भूमि का आवंटन कर दें, उनके नाम पर दे दें, जैसे लोग कर दिया जाता है। और देखें कि वो 1-2 साल के अंदर ही पैगोडा मंदिर और ध्यान केंद्र, उपासना स्थली और मेडिटेशन पार्क और स्थान बना के सब डेवलप हो जाएगा। आज भी मैं बहुत आशान्वित हूँ कि अगर सब मिलकर लग जाए, पूरा जिला जनपद हर व्यक्ति लग जाए, तो वो विकास दूर नहीं है। वो विकास फिर आपको 2-3 सालों में प्राप्त हो सकता है। इस आशा से मैं यहाँ आई थी। कविता तो मैंने बहुत पढ़ी है जीवन में। यहाँ पर मेरे 2 संकलन आए थे, उसके बाद मेरे 18 संकलन और आए। कविता मेरा विषय नहीं था, मगर मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी। कहीं मैंने कहा कि दिल के कुछ अफसाने रख, रिश्ते नए पुराने रख, और खुद को अगर समझना है, खुद को अगर समझना है हम जैसे दीवाने रख, खुद को अगर समझना है हम जैसे दीवाने रख। ज़रूरी है आपसे सच कहने वाले, और ये बड़े बड़े लोग, मैं कविता में ही आपसे बात करती जा रही थी, मगर मैंने जब यहाँ देखा तो 4 विषय मेरे दिमाग में आए कि एक झूठा यकीन लगती है, एक झूठा यकीन लगती है, जिंदगी तू हसीन लगती है। एक झूठा यकीन लगती है, जिंदगी तू हसीन लगती है। और जब से पानी ने रास्ता बदला, जब से पानी ने रास्ता बदला, वो नदी अब जमीन लगती है। जब से मैंने देखा कि कैसा लग रहा था, जब से पानी ने रास्ता बदला,
वो नदी, वाकई आज मुझे कभी वस्तु देखकर यही लगा कि जैसे किसी नदी ने पाठ बदल दिया हो। वो नदी अब ज़मीन लगती है। और चंद अशार आपके सामने और रखना चाह रही हूँ कि हम फ़कीरों की बात है और फ़कीरी हमारे लिए तरजीह, और ये फ़कीरी है। साहब मुझसे, मैं जब कह रही थी शेर जगाना के बारे में, मुझसे किसी ने पूछा, एक बार एक इंटरव्यू था टीवी पे, कह रहे कि डॉक्टर आप कोई विदेश में क्या आपकी मेरी ट्रेजिडी त्रासदी पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मेरी ट्रेजिडी क्या, ट्रेजिडी दरअसल ऐसी थी कि हम फ़कीर थे और शादी बादशाह से हुए। यानी हम फ़कीर थे, शादी बादशाह से हो गई। और वो मैंने किसी बताया कि हकीकत ये कि वो बादशाह है फ़कीरी मिजाज का और हम फ़कीर हैं शाही मिजाज के। तो ये शाही मिजाज की फ़कीरी हो रही, उन्होंने बेचारों ने कितना झेला है हमको और हमारे साहित्यकारों को, जो आदत मैंने किस कदर मैंने उनको देखा है, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। बहरहाल मैं हंसी की बात बताऊँ, यही हो रहा था जिलाधिकारी महोदय उस वक्त, ठंडक खूब थी, इसी तरह पूरा पंडाल भरा हुआ। सबने कहा आज हो जाए 2 साल लोग बनेंगे थे, कह रहे अलाव तो जलवा दो। सरकार की तरफ से पत्रकार लोग थे, सब थे, नज़ीर और सब लोग बन गए, भाई अलाव तो जलवा नहीं, कविता होने वाली है, मंच सब सजा बैठा, मर गए 2-4 लोग। तो ऊपर से लोग कह रहे जिलाधिकारी और CDO साहब मतलब कहने देखिए वैसा नहीं बता दें, आज कोई मरेगा तो हम तो मुआवजा देंगे नहीं, क्योंकि कविता तो कोई संज्ञेय अपराध है नहीं, कविता से मरने वालों को मुआवजा क्यों होते, ठंड से मरने वालों को तो दे सकते हैं। अपने का अलाव जला दीजिए। तो वही स्थिति थी कि आज बहुत खतरा है कविता से मरने वालों को, ये कह देंगे तो कविता से मरे। इसलिए ख्याल रखना है हम लोगों को कि बहुत तवील बिना सब लोग की बात कहते हैं। एक चंद अशार आपके सामने रखते हुए, जो मैंने बहुत सारी बातें कही थी, उसको जो करते हुए मैं आपके सामने सब हटा देती हूँ कि मैंने इतने दिनों में क्या कुछ कहा। कुछ ऐसी बात सुनाना चाहती हूँ जो मुझे सुनानी चाहिए। हम 26 जनवरी के आसपास हैं और 50 वर्ष का जब हिंदुस्तान हुआ 96 के आसपास, तो मेरा एक संकलन आया जो 97 के 15 अगस्त में ही रिलीज हुआ। उसका नाम था हम हैं आज़ाद भारतीय गुलाम। और मैं उसमें से सिर्फ 2 कविताओं को सुनाना चाहती हूँ, इसलिए कि सब आप सुनेंगे, प्यार आप राग सुनेंगे, आप सब सुनेंगे, भी राग सुनेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा आग सुना दूँ, मैं जिसके लिए इतनी दूर तक आई हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी आप सबने आंदोलन देख रहे थे, अन्ना साहब का आंदोलन, वो सब जो बातें कही गई, तो ये नहीं कि सच पहले नहीं कहा गया था, ये सच मैंने नहीं कहा था, ये सच मेरे बाद नहीं कहा जाएगा। लेकिन 97 में ये कविताएँ कि आप कल्पना करिए कि उस समय की कई विदेश यात्राएँ थी हम लोग की। तो मैं विदेश यात्रा में थी यूरोप के इलाके, कई देशों की तरफ। तो वहाँ मेरे एक स्विस मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा उस समय कि डॉक्टर साहब कौन कहता है आपका देश गरीब है। 96 की बात बता रही हूँ मैं आपको। आपके देश का जितना पैसा हमारी स्विस बैंकों में रखा है, उतने में तो हिंदुस्तान यूरोप को 6 बार खरीद कर बेच सकता है। उस दिन मैंने कविता लिखी थी कि हम करोड़ों लोग ये सच कहने के गुनहगार हैं और सच्चाई के लिए कोई भी जुर्म सहने को तैयार है। हम करोड़ों लोग ये सच कहने के गुनहगार हैं, सच्चाई के लिए कोई भी जुर्म सहने को तैयार हैं। हम कर्जदार हैं क्योंकि तुम सब ने राष्ट्र को बेचकर राष्ट्र का सारा धन अपने विदेशी बैंकों के खुफिया खातों में छुपा रखा है। मैं किसी दल का नाम नहीं लेती, क्योंकि अभी 25 सालों में विकास नहीं हुआ, तो 25 साल में हर सरकार आगे चली गई। किसी एक का नाम लेने से फायदा क्या कि तुम सब ने राष्ट्र को बेचकर राष्ट्र का सारा धन अपने विदेशी बैंकों के खुफिया खातों में छुपा रखा है। हम गरीब हैं क्योंकि तुम सब बहुत ही कम समय में ज़रूरत से ज़्यादा अमीर बन बैठे हो। हम बीमार हैं क्योंकि तुम कुछ लोग की ज़िंदगी हम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। मैंने आते ही यहाँ पूछा था, उस समय भी ये हाल था कि एक स्त्री एक सुरक्षित वातावरण में एक मनुष्य को कैसे जन्म दे, यानी मिनिमम लेबर फैसिलिटीज़, न्यूनतम प्रसूति सुविधाएं भी नहीं थी जनपद में। मुझे जैसा देखने में लगा कोई बहुत अधिक अस्पताल और ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। पता नहीं अभी क्या स्थिति है। जब तक हम क्या तो संपन्न होंगे, जब तक हम स्वास्थ्य और शिक्षा को नहीं बढ़ा सकते। कहते हो कि हम बीमार हैं क्योंकि तुम कुछ लोगों की ज़िंदगी हम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। हम प्यासे हैं क्योंकि राजधानियों के नकली झरनों और फव्वारों में आवश्यकता से अधिक पानी है और हमारी आंखों तक का पानी सूख चुका है। हम प्यासे हैं क्योंकि राजधानियों के नकली झरनों और फव्वारों में आवश्यकता से अधिक पानी है और हमारी आंखों तक का पानी सूख चुका है। हमारे दर्द अचर्चित है, हमारे आक्रोश अर्थहीन, हमारी क्रांतियां बेनाम, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा पूंजीपतियों के पीठ पर टिका है।
मैं प्यार से क्षमा मांगकर आपसे कहती हूँ। और अब वो रचना जो आपको सुनाने जा रही थी, केवल राष्ट्रध्वज को मैंने आधार बनाया और मैंने राष्ट्रध्वज से बात की है। कविता 96 की है, PIL के नोटिस में भी लगी थी, कुछ परिमेंट आए हैं लेकिन पूरे नहीं आए। मैं बिना किसी भूमिका की कविता पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। और मैं चाहूँगी थोड़ी देर के लिए आप मुझे पूरा ध्यान दें। रचना है हे राष्ट्रध्वज। आपको इसलिए सुना रही हूँ, एक ही पानी तक से पहुँच जाए। धन्यवाद। ये लोग पानी पी पिए पहुँचते हैं, हम लोग कविता सुना रहे हैं। बस मेरी अंतिम प्रस्तुति बहुत समय मैंने आपका लिया है, पर मैं इतने वर्ष बाद आई थी, मेरा आना सार्थक नहीं होता अगर मैंने इतनी बातें न की होती। कविता हे राष्ट्रध्वज, 26 जनवरी के संदर्भ में देखें अपने सामने। हे राष्ट्रध्वज, तुम्हें याद है ना, हमने तुम्हारे रंगों में अपने इंद्रधनुषी स्वप्न संजोए थे। हे राष्ट्रध्वज, तुम्हें याद है ना, हमने तुम्हारे रंगों में अपने इंद्रधनुषी स्वप्न संजोए थे। तुम थे हमारे गौरव का प्रतीक, हमारी अस्मिता का उद्घोष। हमने और हमारी पीढ़ी ने पढ़ा है इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का। मन से थोड़ा सा शांति चाहूंगी। हमने और हमारी पीढ़ी ने पढ़ा है इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का। हमारे शहीद कट कट कर गिरते थे, किंतु तुम्हें हाथ से गिरने नहीं देते थे। हमारे शहीद कट कट कर गिरते थे, किंतु तुम्हें हाथ से गिरने नहीं देते थे। तुम एक शहीद के हाथ से दूसरे शहीद के हाथों में होते हुए सदैव उन्नत शिखर होते थे। ये इतिहास है, कभी गिरता नहीं था झंडा। तुम एक शहीद के हाथ से दूसरे शहीद के हाथों में होते हुए सदैव उन्नत शिखर होते थे, किंतु शनै शनै आज तुम कैसे हाथों में आ गए जो तुमसे स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं। शहीदों ने तो तुम्हारी खातिर कफन ओढ़े थे, इन्होंने तो तुम्हें ही कफन की तरह ओढ़ा है। शहीदों ने तो तुम्हारी खातिर कफन ओढ़े थे, इन्होंने तो तुम्हें ही कफन की तरह ओढ़ा है। ये भूल चुके हैं तुम्हारे सम्मान के नियम, तुम्हारे गौरव के अर्थ। ये भूल चुके हैं तुम्हारे सम्मान के नियम, तुम्हारे गौरव के अर्थ। तुम कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं जिसे लगाया जाए मंत्रियों महामंत्रियों की कारों और मेजों पर, या जिसे उड़ा दिया जाए किसी नेता की अर्थी पर कफन की तरह, या जिसे झुका दिया जाए किसी के मरने पर, क्योंकि राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। ये मेरा उद्घोष है कि अगर महात्मा गांधी जी से पूछा जाता तो पहला व्यक्ति वो होता जो कहता रहा कभी भी किसी पर राष्ट्रध्वज मत उड़ाना, कोई राज्य से बड़ा राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है। ये भूल चुके हैं तुम्हारे सम्मान के नियम, तुम्हारे गौरव के अर्थ। तुम कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं जिसे लगाया जाए मंत्रियों महामंत्रियों की कारों और मेजों पर, या जिसे उड़ा दिया जाए किसी नेता की अर्थी पर कफन की तरह, या जिसे झुका दिया जाए किसी के मरने पर, क्योंकि राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। हम सोचते तो बहुत है, हम कुछ कह नहीं पाते हैं। हम सोचते तो बहुत है, हम कुछ कह नहीं पाते हैं। तुम हमें माफ करना, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के अतिरिक्त तुमसे मिल नहीं पाते हैं। मैं आपसे जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, बहुत शब्द सुनाना चाहती हूँ और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। कि हम सोचते तो बहुत हैं, हम कुछ कह नहीं पाते हैं। तुम्हें माफ करना, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के अतिरिक्त तुमसे मिल नहीं पाते हैं। हमें अधिकार नहीं है तुम्हें इन 2 दिनों के अलावा अपने पास रखने या अपने घरों में सजाने का, क्योंकि यह असंवैधानिक है। संवैधानिक है मात्र तुम्हारे नीचे झूठी शर्तें लेना, तुम्हारी वोट लेकर समूचे देश को बेच देना, तुम्हारे रक्षा सौदों की दलाली लेना। ये राष्ट्रध्वज संवैधानिक है तुम्हारे नीचे चोरों, हत्यारों, बलात्कारियों, अपराधियों, गिरोहबाजों और तस्करों का लोकसभा विधानसभाओं की शर्तें लेना। किंतु नहीं हम चाहते हैं तुम्हारी डोरे ऐसे हाथों में ना हो जो तुम्हें बेचते हैं। तुम उठो, इतना ऊपर उठो कि इनके कलछित हाथ तुम्हें छू ना पाए। कि मेरे पावन तिरंगे, तुम अच्छे लगते हो सरकारी कार्यालयों, लोकसभा और विधानसभाओं पर फहराते हुए, किंतु सचमुच तुम बहुत अच्छे लगते हो किसी किसान के छप्पर में लगे हुए। किंतु सचमुच तुम बहुत अच्छे लगते हो किसी किसान के छप्पर में लगे हुए, और बहुत 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 प्यारे लगते हो किसी नन्हे मासूम बच्चे के हाथ में एक सुनहरे भविष्य के इंद्रधनुष की तरह। हे राष्ट्रध्वज, तुम्हें याद है।